एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 से डिजॉर्डर्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। तो उसमें हम लोग पहले देखेंगे अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस को हम लोग एपिटाइफ्लाइटिस भी बोलते हैं। तो अपेंडिसाइटिस के डेफिनेशन में जाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अपेंडिक्स क्या होता है। तो द अपेंडिक्स इज ए नैरो फिंगर शेप्ड पाउच दैट प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम द कॉलन। कॉलन से हम लोग को एक फिंगर शेप्ड पाउच प्रोजेक्ट आउट दिखता है जिसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। और हम लोग जनरली जानते हैं कि अपेंडिक्स जो है वो हमारे बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई यूज़ नहीं है। इसका साइट हम लोग देख लेते हैं। साइट क्या है कि प्रेजेंट ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द राइट साइड ऑफ एब्डोमन। ये राइट साइड ऑफ एब्डोमन के लोअर पोर्शन में पाया जाता है। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही क्लियर है। नेक्स्ट है कि अपेंडिसाइटिस का डेफिनेशन क्या होता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अगर अपेंडिक्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम लोग अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स क्या है वो सब हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है ब्लॉकेज ऑफ द ओपनिंग इनसाइड द अपेंडिक्स। अगर अपेंडिक्स के इनसाइड में जो ओपनिंग है उसमें अगर किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो जाता है तो उससे अपेंडिसाइटिस हो सकता है। फिर इनलार्ज टिश्यू इन द वॉल ऑफ अपेंडिक्स कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इन जीआई ट्रैक्ट। तो अगर अपेंडिक्स के वॉल में किसी भी तरह का टिश्यू इनलार्जमेंट हो जाता है इन्फेक्शन के कारण तो ऐसे केस में भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। और इन्फेक्शन किसी भी तरह से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है या पैरासाइट से हो सकता है। तीसरा है आपका इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज़। तो इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज कंडीशन है जब आपका बोवेल ऑब्स्ट्रक्ट करता है इंटेस्टाइन को, वैसे केस में भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। फिर है स्टूल और एनी टाइप ऑफ ग्रोथ्स दैट कैन क्लॉग आवर अपेंडिसल ल्यूमन। अगर अपेंडिक्स के ल्यूमन में किसी भी तरह का ग्रोथ या फिर स्टूल क्लॉग करता है तो ऐसे केस में भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। या फिर लास्ट है ट्रॉमा इन एब्डोमेन। अगर एब्डोमेन में किसी भी तरह का ट्रॉमा होता है, अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसके कारण अगर एब्डोमिनल ट्रॉमा होता है तो उससे भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। फिर हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव एजेंट क्या क्या है। तो अपेंडिसाइटिस के पॉजिटिव एजेंट में है यर्सिनिया स्पीसीज, एडिनोवायरस, साइटोमेगेलोवायरस, एक्टिनोमाइकोसिस, माइकोबैक्टीरिया और पिनवर्म्स। ये सब जो है ये आपका अपेंडिसाइटिस का पॉजिटिव एजेंट। तो पॉजिटिव एजेंट्स के बाद हम लोग देखेंगे कि अपेंडिसाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इसका पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि तभी हम लोग को पता चलेगा कि अपेंडिसाइटिस कैसे होता है। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिक्स ल्यूमन बाय फेकेलिथ। तो क्या होता है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या होता है कि जो अपेंडिक्स का ल्यूमन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होगा, तो फेकेलिथ, यहाँ पे देखिए आप एक टर्म देख पा रहे हैं फेकेलिथ। तो इसका मीनिंग होता है कि स्टूल का स्टोन बन जाना। तो जब स्टूल स्टोन बन जाता है तो स्टूल स्टोन क्या करता है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है अपेंडिक्स के ल्यूमन में। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है कि जो ड्रेनेज म्यूकोसल सेक्रेशन का जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज फ्लो है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, वो डिक्रीज होने लगता है जिसके कारण क्या होता है कि जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है अपेंडिक्स का वो इंक्रीज करने लगता है। तो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जब अपेंडिक्स का इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि जो वेस्कुलर ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और वेस्कुलर ब्लड फ्लो जब इंक्रीज करता है तो उसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड टिश्यू है, मतलब बॉडी का जो टिश्यू है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिस टर्म को हम लोग वेसोकंजेशन बोलते हैं। तो वेसोकंजेशन किसको बोलते हैं कि जब वेस्कुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है तो इसे में क्या होता है कि जो बॉडी टिश्यू है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम लोग वेसोकंजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वेसोकंजेशन होगा जिसके कारण क्या होगा कि अपेंडिक्स में जो ब्लड सप्लाई होता है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन का लेवल भी डिक्रीज होगा, न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंचेगा अपेंडिक्स तक, क्योंकि ब्लड ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम करता है। तो ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंचेगा। और जब आपको ऑक्सीजन का लेवल में डिक्रीज होगा तो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, मतलब टिश्यू डेथ होगा, वहाँ पर अपेंडिक्स का टिश्यू डेथ हो जाएगा। फिर क्या होगा कि परफोरेशन ऑफ द अपेंडिक्स होगा। तो फिर नेक्रोसिस होने के बाद क्या होगा कि बैक्टीरिया इन्वेड करेगा अपेंडिक्स को। ठीक है, बैक्टीरिया इन्वेड करने लगेगा अपेंडिक्स में जिसके कारण क्या होगा कि डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होगा अपेंडिक्स का। तो डिसरप्शन जो होगा सेल मेम्ब्रेन का उसके कारण क्या होगा कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा अपेंडिक्स में। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है अपेंडिसाइटिस का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम क्या है अपेंडिसाइटिस होने का। तो पेन अराउंड बेली बटन, आपको बेली बटन के पास पेन फील होगा, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं पेरी अम्बिलिकल रीजन। उसके बाद क्या होगा कि एपिटाइट में आपका डिक्रीज हो जाएगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। और क्या होगा कि जैसे जैसे इन्फ्लामेशन बढ़ेगा क्या होगा, पेन का जो लोकेशन है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि पेन पहले अराउंड बेली बटन रहता है, लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लामेशन इंक्रीज करता है तो पेन शिफ्ट हो जाता है राइट लोअर एब्डोमेन के तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, जो कि पहले भी सेकंड पॉइंट में दिखाया हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि यूरिनेशन में आपको पेन फील होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो है वो है मेडिकल हिस्ट्री। तो हम लोग पेशेंट का जब आएगा अपेंडिसाइटिस का केस लेके, तो सबसे पहले हम लोग को उनका मेडिकल हिस्ट्री लेना है, क्योंकि उन लोग पेन का ही कंप्लेन करेगा। तो पेन के लिए हमको पूछना है कि पेन का लोकेशन क्या है, उसका सीवियरिटी कितना सीवियर है, पेन लोकेशन क्या है उसका, फिर उस पेन कैसे उसका किस वक्त से स्टार्ट हुआ है, ये सब हम लोग को उनको पूछना है, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हम लोग एब्डोमिनल वॉल पे प्रेशर दे के देख सकते हैं कि उसका पेन कहाँ पर है, उसका ऑनसेट कितना है, वो हम लोग को टच करके फील होगा कि कौन से लोकेशन में, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है पेन का, वो हम लोग को फिजिकल एग्जामिनेशन से ही फील होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेबोरेटरी टेस्ट। तो लेबोरेटरी टेस्ट में हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करा सकते हैं, जिससे हम लोग को अगर WBC का काउंट बढ़ा हुआ दिखा तो उससे हम लोग अपेंडिसाइटिस का केस बोल सकते हैं, क्योंकि बॉडी में जब भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो उस केस में WBC का लेवल ऑलवेज बढ़ा ही मिलता है। नेक्स्ट है आप CT स्कैन के लिए बोल सकते हैं, या फिर आप एब्डोमिनल एक्सरे के लिए बोल सकते हैं। इससे हम लोग को ईजिली अच्छे से इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम लोग दो तरह का मैनेजमेंट देखते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। तो अगर हम लोग बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट का, तो उसमें मेनली मेडिसिन ही आते हैं। तो उसमें हम लोग क्या क्या पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पहला है एनाल्जेसिक्स। तो जनरली डॉक्टर एनाल्जेसिक्स सबसे पहले प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि पेन के कंप्लेन के साथ पेशेंट आता है। तो ऑब्वियस सा बात है, सबसे पहला जो हम लोग का काम है वो है उसके पेन को डिक्रीज करना, पेन के लेवल को डिक्रीज करना, जिसके लिए एनाल्जेसिक हम लोग देते हैं पेशेंट को। फिर एंटीबायोटिक, क्योंकि जो बैक्टीरिया इन्वेड कर चुका है अपेंडिक्स में वो उसको और ज़्यादा हार्म ना कर सके, इसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। फिर IV फ्लूइड, क्योंकि जो कि हम लोग जानते हैं कि इसके सिम्टम्स में वोमिटिंग भी है, तो वोमिटिंग होने के कारण उसका बहुत ज़्यादा फ्लूइड बॉडी से बाहर चला जाएगा, तो इसके लिए हम लोग IV फ्लूइड्स को देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग जो प्रोसीजर करेंगे उसका नाम है अपेंडेक्टोमी। तो अपेंडेक्टोमी मतलब होता है रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स को हम लोग को निकालना पड़ेगा अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसमें ना 2 मेथड्स है। जैसे कि पहले ओल्डर मेथड में क्या होता था, लेप्रोटोमी होता था, और न्यूअर मेथड में क्या होता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है। तो आप लोग दोनों में डिफरेंस जान लीजिए। लेप्रोटोमी में क्या होता था कि सिंगल इंसिजन के थ्रू हम लोग अपेंडिक्स को बाहर निकालते थे, एक ही इंसिजन करना होता था, उसी से अपेंडिक्स रिमूव हो जाता था। लेकिन न्यूअर मेथड में क्या होता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, उसमें क्या होता है कि हम लोग सेवरल इंसिजन्स बनाते हैं और एक स्पेशल टूल आता है जिसके थ्रू हम लोग अपेंडिक्स को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 मेथड हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट में। अब मेन जो हम लोग का है नर्सिंग मैनेजमेंट, उसके बारे में देख लेते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में 2 तरह का केयर हम लोग को देना है। पहला जो है वो सर्जरी के पहले का, मतलब प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, और एक है सर्जरी के बाद का पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो प्री ऑपरेटिव केयर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तो टेक कंसेंट, हम लोग को कंसेंट ले लेना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग अगर कोई भी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हम लोग बिना कंसेंट का उसका कोई भी सर्जरी के लिए उसको नहीं लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को पहले कंसेंट लेना है। उसके बाद पेशेंट को IV फ्लूइड लगाना है सर्जरी से पहले, ताकि वो हाइड्रेट ना करे बॉडी। उसके बाद पेशेंट को नीड पर ओरल रखना है, क्योंकि अगर पेशेंट को अगर हम लोग कुछ भी उस वक्त खिला नहीं सकते, अगर हम लोग नहीं रखेंगे उसको फास्ट में, तो क्या होगा कि एस्पिरेट कर सकता है पेशेंट एनेस्थेसिया के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एंटीबायोटिक्स देना है उनको, ताकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचेगा।
उसके बाद है कि प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बाद हम लोग देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होता है कि सर्जरी हो चुका है पेशेंट का, तो सर्जरी के बाद हम लोग क्या केयर दे सकते हैं। तो मॉनिटर वाइटल साइंस, हम लोग को उसका वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। फिर उसका इनटेक आउटपुट को, जैसे कि उसका यूरिन आउटपुट क्या है वो सब हम लोग को मॉनिटर करना है, अमाउंट्स लिखना है। उसके बाद क्या होता है कि सर्जरी के बाद पेशेंट को पेन फील होता है कुछ आवर्स के बाद, तो इसके लिए हम लोग को एनाल्जेसिक देना है पेन को रिड्यूस करने के लिए। फिर क्या करना है, इंस्पेक्ट इंसिजन साइट एंड ड्रेसिंग्स, हमको जो इंसिजन साइट है उसको हम लोग को ऑब्जर्व करते रहना है, ड्रेसिंग को, ताकि क्या होगा कि अगर किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन होगा या फिर हम लोग को कोई ग्रीनिश कलर वगैरह हम लोग को दिखता है तो वो सब हम लोग जल्दी ऑब्जर्व करेंगे और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हम लोग को रेगुलर इंस्पेक्ट करते रहना है इंसिजन साइट को। फिर इनकरेज टू चेंज द पोजीशन टू प्रिवेंट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन होने से बचाने के लिए पेशेंट को हम लोग को इनकरेज करना है कि उन लोग अपना पोजीशंस को बेड में चेंज करते रहे। जब तक उन लोग इतने कैपेबल ना हो कि उन लोग चल पाए, उन लोग बेड में जनरली अपना पोजीशन चेंज करके ही पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।